हे गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। बात करते हैं सबसे पहले कुछ इन फोटोग्राफ्स की। सबसे पहले आप इस फोटोग्राफ को देखिए, इसके बाद में आप इस फोटोग्राफ को देखिए। इन सभी फोटोग्राफ्स में आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। इस वाले फोटोग्राफ को भी देखिए, इस इमेज को भी देखिए, ये फिर ये फिर ये, अब ये अब ये अब ये। अब दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे तरह तरह की इमेजेस दिखाई और हर एक इमेज में अलग अलग से काम हो रहे थे। लेकिन अगर हम लोग इन कामों को बांटने की कोशिश करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम कई सारे ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर हम ग्रुप बनाना चाहें तो यहाँ पर 3 तरह के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं? आज दोस्तों हम लोग इन ग्रुपों के बारे में, यानी कि इनके क्षेत्रकों के बारे में ही पढ़ेंगे। ये है इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जहां पर हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स या इस बुक के बाकी कोई भी चैप्टर या फिर किसी भी क्लास की किसी भी बुक के कोई भी चैप्टर का अगर आपको वीडियो वगैरह चाहिए बहुत आसानी से, तो इस वाले पेज पर जाकर के आप जो है बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो बात करते हैं दोस्तों इन फोटोग्राफ्स की। तो बात करते हैं दोस्तों उन इमेजेस की जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इन इमेजेस में क्या है कि आपको अलग अलग ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों जो ग्रुप होते हैं, इन्हीं ग्रुपों को हम क्षेत्रक कह सकते हैं। क्षेत्रक का मतलब होता है समूह। अब ये जो समूह है दोस्तों, आपने बहुत सारे समूह बांट दिए होंगे, जैसे कि कुछ आपके सेवाओं वाले समूह हो गए होंगे, कुछ आपके इंजीनियर वाले, कुछ कंप्यूटर वाले, या फिर कुछ हो सकता है व्यापार वाले, कुछ हो सकता है बिजनेस वाले, कुछ हो सकता है आपके जो हैं ऐसे ही ड्राइवर वाले, या कोई भी आपने बहुत सारे ग्रुप बांटे होंगे। लेकिन मूल रूप से दोस्तों हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में 3 प्रकार के ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन से ग्रुप? पहला जो हमारा क्षेत्रक है वो होता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक। क्या होता है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में दोस्तों सबसे पहले ना हम एक फसल के बारे में बात करते हैं। बात जो है हम कौन सी फसल उठाएं। आपका जो सबसे फेवरेट फल होगा दोस्तों, मैं ले लेता हूँ आम। मे बी मेरा तो फेवरेट है, आपका है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो ये जो आम है दोस्तों, ये कैसे बनता है? आम बनता है पेड़ से। पेड़ बनता है दोस्तों यहाँ पर हवा से, पानी से, या फिर मिट्टी से। और ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, यानी कि ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी प्रकार की वस्तुएं जो दोस्तों हमको प्राकृतिक वस्तुओं की मदद से मिलती हैं, इन सभी प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं। आप इसमें दूध को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूध जैसी जो चीजें हो गई दोस्तों, वो मिलती है हमको किससे? जानवरों से। और वो जानवर जो है वो चारा खाते हैं, वो चारा आपका प्राथमिक उत्पादक के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से आप मछली भी देख सकते हैं। मछली हो गई दोस्तों, यहाँ पर मांस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें प्राथमिक उत्पादक के रूप में आ जाती हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं फसल हो गए दोस्तों किसी भी प्रकार की, दूध हो गया, खनिज जो होता है हमारा जो जमीन से निकलता है दोस्तों, उसको हम लोग किसी चीज के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो जितने भी आपके खनिज हो गए या फिर कोई भी अयस्क वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आपकी प्राथमिक उत्पाद कहलाती हैं। अब ये जो हमने ग्रुप बनाया प्राथमिक उत्पाद का दोस्तों, ये सारे के सारे या तो कृषि के रूप में निकलते हैं या फिर हमको किसी एक सहायक क्षेत्रक के रूप में मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए आपने ये देखा कोई भी खनिज वगैरह हो गए, ये सारी चीजें कुछ बनाएंगी ना, तो ये जो क्षेत्र हो गया, इस वाले पूरे फील्ड को या इस वाले पूरे ग्रुप को दोस्तों हम प्राथमिक उत्पाद के क्षेत्रकों के नाम से जानते हैं। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे हमारी कैटेगरी में, दूसरे क्षेत्रक की ओर, द्वितीय क्षेत्रक की ओर। द्वितीय क्षेत्रक भी बहुत ज्यादा अनूठा नहीं है। अभी मैं जैसे ही एक बात बताऊंगा, आप 4 बातें खुद से ही निकाल लेंगे। द्वितीय क्षेत्रक दोस्तों क्या होते हैं? ऐसी सभी वस्तुएं या ऐसे सभी उत्पाद जो हमको प्राथमिक वाली वस्तुओं की मदद से प्राप्त होते हैं। ये मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। क्या मतलब मैं कह रहा हूं? देखो, प्राथमिक उत्पादकों के विनिर्माण के द्वारा, विनिर्माण शब्द दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विनिर्माण का मतलब होता है उनमें ना तोड़ मरोड़ करके कुछ नया बना दो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर गुड़ ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आप जो है चीनी ले सकते हैं। आप कोई भी यहाँ से कोई भी खनिज अयस्कों से निकली कोई खीर ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे कि आप मिठाई ले सकते हैं दोस्तों, दूध से बनती है।
आप डायरेक्टली कोई बिस्किट ले सकते हैं, क्योंकि बिस्किट जो है वो फसलों से बनते हैं। मतलब फसल से कैसे बिस्किट बनता है आपने देखा होगा, आटा लिया जाता है, आटे को फिर जो है उसमें तेल या फिर उसमें कई सारे मेवा मिष्ठान वगैरह मिला करके, चीनी वगैरह मिला करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो मेवा हो गए, जो चीनी हो गई दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो प्राथमिक हैं, ठीक है ना। चीनी नहीं, सॉरी, चीनी को छोड़ दो, बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, मेवा हो गई, आटा हो गई, फिर यहाँ पर अगर और भी जौ वगैरह हो गई, सब कुछ प्राथमिक है। फिर उन सारी चीज़ों की मदद से दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं विनिर्माण के द्वारा, उनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पाद हमारे कहलाते हैं। अब ये जो द्वितीयक उत्पाद है दोस्तों, सेकेंडरी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे कारखाने में बनाए जा सकते हैं, या फिर घरों में बनाए जा सकते हैं, या फिर कार्यशालाओं में भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप एक बात को थोड़ा सा नोटिस करो कि इन सबको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग इसमें लगते हैं, सेवाएं देते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ कामगार हो गए, है ना, कुछ नौकर हो गए, या फिर कुछ बिजनेस करने वाले लोग हो गए, तो वो भी इन लोगों को बनाने में या फिर इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, उस बात को अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसी सभी वस्तुएं जो होती हैं औद्योगिक क्षेत्र के रूप में कहलाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब, क्योंकि ये फैक्ट्री भी चलाते हैं, उद्योग धंधे भी इन्हीं वस्तुओं से चलते हैं। तो आप ऐसी किसी भी वस्तु का अगर नाम ले रहे थे जो फैक्ट्री में बनती है, तो वो सेकेंडरी वाली वस्तु में आएगी। आई थिंक आप याद रखेंगे, अब इस बात को भूलेंगे नहीं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र की ओर। अब पहले मतलब बढ़ो मत, रहो इधर ही, उधर हम लोग बाद में जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं है उधर जाने की, देर से आराम से, ठीक है। पहली वस्तु जो है हमने कौन सी बनाई, मान लेते हैं हम गेहूं की फसल ले लेते हैं। अब यहाँ पर गेहूं की फसल जो है हमारी, वो उगी, उगने के बाद में वो रखी रही, और रखी रहने के बाद में दोस्तों हमने उसका कोई प्रयोग ही नहीं करा, तो उससे हम कोई फायदा उठा पाए? वो भारतीय अर्थव्यवस्था में यूज में आई? डेफिनेटली नहीं आई, ठीक है। उस वस्तु को या उस गेहूं को दोस्तों हमने लादा ट्रक में, और ट्रक से लाद करके जो है हम लेकर के जा रहे हैं रास्ते के जरिए, और हमने फिर रास्ते में फोन पे बात भी करके पूछ ली कि भैया आपको गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए। एक दुकानदार ने कहा नहीं चाहिए, दूसरे दुकानदार ने कहा नहीं चाहिए, चौथे पांचवें 10वें दुकानदार ने कहा हमको गेहूं चाहिए, आप जितना ला करके दोगे हम खरीद लेंगे। तो हम जा करके उसको बेचें। तो इस प्रकार से हमको मुद्रा मिली, या हमको जो है वस्तु के बदले कुछ पैसे मिले। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मदद किसकी ली? दो चीज़ों की, पहला ट्रक की, दूसरा हमने मदद ली टेलीफोन की। फिर दोस्तों हमने तीसरी मदद ली यहाँ पर व्यापारी की भी। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या ऐसी वस्तुएं होती हैं दोस्तों, या फिर ऐसे व्यक्ति होते हैं, या फिर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं करती। ध्यान से सुनना, ऐसी संस्थाएं जो किसी वस्तु का निर्माण तो नहीं करती हैं, कोई उत्पाद तो नहीं बनाती हैं, लेकिन उत्पाद बनाने में या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सहायता जरूर करती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को हम तृतीय क्षेत्र के उत्पाद के रूप में जानते हैं, तृतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ध्यान से देख लेते हैं एक बारी में। यहाँ पर आपकी जैसे ट्रक हो गई, ठीक है, बस हो गई, ट्रैक्टर हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई जो अपने खेती वगैरह में सारी प्रयोग वाली चीज़ें दिखी होंगी, वो सारी आ गई। फिर इसके बाद में दोस्तों टेलीफोन हो गया, जो संचार के माध्यम के रूप में होता है, भाई कॉल करके पता करते हैं सारी चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, टेलीफोन, दूरभाष या कोई भी चीज़ हो गई, तो ये भी आपके तृतीय क्षेत्र के रूप में है। फिर हमने दोस्तों बात करी गेहूं को सेव रखने की जगह। गेहूं या कोई फसल, कोई अनाज, कोई खाने पीने वाली चीज़, या फिर कोई भी जो हमने द्वितीय क्षेत्र में कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए बिस्किट बनाया था अभी हम लोगों ने, बिस्किट हो गया, गुड़ हो गया, उसको कहाँ रखेंगे? अगर खुले में छोड़ देंगे खराब नहीं हो जाएगा? तो वो सारी चीज़ें सेव रखने के लिए जो भंडारण जगह होती हैं, जो दोस्तों गोदाम वगैरह होते हैं। फिर गोदाम देखो कैसे भी हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, खुद के हो सकते हैं, आपका घर का गोदाम होगा। ये सारी जो जगह होती है दोस्तों, ये सब कुछ तृतीय क्षेत्र के रूप में आती हैं, ठीक है। इसके बाद में किसानों की हेल्प कौन करते हैं? किसानों की हेल्प यहाँ पर करते हैं बैंक, या फिर दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बैंक जो होते हैं वो इन सारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कि आप किसी भी फैक्ट्री को देख लो, भाई फैक्ट्री शुरुआत में जब पहली बार में लगेगी तो कुछ ना कुछ धनराशि चाहिए होगी ना, वो सारी बैंक से मिल जाती है। कई बारी लोग तो अपने पास से इकट्ठा करके लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो काम होता है वो बैंक से लोनिंग वगैरह करा के कराना होता है आगे। फिर इसके बाद में व्यापार के लिए बिजनेस की जगह होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी आपकी यहीं तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो आपने दूसरे टाइप के लोगों को दिखाया था, जैसे कि डॉक्टर हो गए, ये सारे लोग भी इसी में आते हैं,
क्योंकि भाई यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति अगर कभी बीमार हो जाए या कभी शिक्षित होना चाहे, वो चाहता है कि हम ज़्यादा फसल उगाना चाहें, हम कहाँ से सीखें, ठीक है। वो चाहता है कि हमारे साफ सुथरे रहने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारी मदद कर दे, ताकि हम अपना समय बचा सकें और इधर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं किसी धोबी को जो कपड़े धुलते हैं, अपने आप को सही दिखाने के लिए। दोस्तों जब हम सही दिखते हैं तो हमारा मन खुश रहता है, जिससे कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये एक इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये भी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं लोग। तो ये नाई लोग हो गए जो आपके ऐसे रूप में मदद करते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर हो गए आपको सिखाने के लिए ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए। आप चाहे इस कार्य में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या फिर इस वाले काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, किसी भी तरीके से आपके शिक्षक हो गए, ये सारे भी आपके तृतीयक सेवा क्षेत्रक में आते हैं। अब इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्रक, क्योंकि इन्होंने आपको कोई प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। चाहे ट्रक हो, परिवहन संचार हो, भंडारण हो, बैंक हो, व्यापार हो, सारी अपनी सेवाएं देते हैं। कोई वस्तु उत्पादन करके हमको नहीं दे देते, भाई ये वस्तु है ले जाओ, नहीं, सेवाएं देते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों को हम सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। अब अच्छा, इसमें कुछ नई चीजें भी जुड़ी हैं समय के साथ में, जैसे पहले तो नहीं थी, अभी जुड़ी हैं हाल फिलहाल में। इंटरनेट से कितनी सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आसान हो गई हैं, आप खुद ही जानते हैं, इंटरनेट से बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कैफ़े, अब आप में से बहुत सारे लोग भाई ये मत पूछना कैफ़े क्या होता है, अगर आपको पता है कैफ़े क्या होता है तो कमेंट बॉक्स है, बताओ, मुझे जानने दो कैफ़े क्या होता है। मुझे नहीं पता कैफ़े क्या होता है, आप बताएंगे तब मैं पढ़ूंगा, तब जानूंगा, ठीक है। कैफ़े फिलहाल तो अगर आप में से कोई लोग कैफ़े गए हैं, थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो बता देना, शर्माना मत, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ATM, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, खूब जो है इसमें से पैसे निकलते हैं, मतलब फ्री में नहीं, अगर आपके खाते में तो निकलते हैं। फिर IT सेक्टर दोस्तों, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल सारा काम जो हो रहा है ना वो इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर इन्हीं सारी मोबाइल वगैरह जैसी कंपनियों के साथ में हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो ये हमारे उत्पादन क्षमता को बढ़ाती हैं डायरेक्टली। उदाहरण के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि एक किसान है, वो दोस्तों कई सारी बातें जानना चाहता है लेकिन उसको पता नहीं है। अब वो कोई गलत फसल गलत समय पर बो दे तो उससे क्या होगा कि उसकी फसल खराब होगी। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसको थोड़ा सा बातें पता चल गई कि इस टाइम पर ये नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर वो नहीं करना चाहिए, ये कर रहे हैं तो इस तरीके से करें, इतना पानी लगाएं, इतनी फसल लगाएं, इतनी चीज़ें लगा दें उसमें, ये खाद मत डालें, वो चीज़ें करें, तो हो सकता है उसकी फसल 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाए। फसल ज़्यादा होगी तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी। और दोस्तों यही हो रहा है प्रेजेंट टाइम पर। आप माने या ना माने, ज़्यादातर किसान सीख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं इंटरनेट से चीज़ें समझ रहे हैं। आप देखिए किसानों के मोबाइल में जो आजकल स्मार्टफोन चला रहे हैं, ज़्यादातर यही देखते रहते हैं कि कौन सी फसल में क्या करें, कौन सा कीड़ा लग गया तो कैसे बचाएं। फसलों के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, कैसे हम अपने जो लागत होती है उसको कम कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं, कैसे सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया भर की बातें, ये तो खेती से रिलेटेड हो गई। बहुत सारे लोग और भी बहुत नई सारी चीज़ें सीखते हैं जिसने कभी सोची तक नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर सीख रहे होते हैं। तो ये जो इंटरनेट हो गया, IT सेक्टर हो गया, सब कुछ इनडायरेक्टली सेवा क्षेत्र में जाते हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को खूब बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, यहाँ पर 3 बड़े बड़े खंभों के रूप में चलती है, मतलब 3 बड़े बड़े खंभों के ऊपर चलती है। कौन कौन सी? प्राथमिक क्षेत्रक से, द्वितीयक क्षेत्रक से और तृतीयक क्षेत्रक से। देखो बीच बीच में एक मक्खी है, बीच बीच में एक मच्छर भी है जो आपको इधर से उधर स्विमिंग करते हुए दिखाई देगा, तो उसको इग्नोर करना बनता है। अब देखो ये इधर गया, कमेंट करके बताना किसी किसी को दिखा कि नहीं दिखा, अगर दिख जाए तो, लेकिन ध्यान सारा इधर ही रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसी को देखने लग गए, ढूंढने लग गए। अब एक चीज समझते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में सबसे बड़ी तुलना कैसे करें हम, कितना उत्पादन हुआ, कितनी चीजें उत्पादित की जा रही हैं, अपने देश में कौन जो क्षेत्र है वो ज्यादा उत्पादन कर रहा है, कौन सा क्षेत्र कम उत्पादन कर रहा है तो कितना कर रहा है, ये सारी बातों के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एक चीज के ऊपर, जैसे कोई एक वस्तु है वो कितनी बन रही है अपने देश में, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर टोटल अपने देश में कितनी वस्तुएं बनी, कितना बिकी, कितने का सामान बेचा गया, कितने उससे अर्निंग हुई, कितना ज़्यादा हमको फायदे हुए, इन सारी बातों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आप अगर देखेंगे कहीं ना कहीं पर, जैसे हम अभी यहाँ पर एक कार के उदाहरण को ले लेते हैं कि जो कार देश में बनाई जा रही है दोस्तों, उसमें जो लोहा लगा, पहले तो लोहा मतलब खोदा गया, उस लोहे को खोदने के बाद में लोहा जिसने सबसे पहले खोदा उसने किसी को बेचा होगा,
फिर वो लोहा लक्कड़ जो भी उसमें लग रहा हो दोस्तों, उसको लगाने के बाद में हमारे पास में जो है एक मशीनरी तैयार की गई। अब वो जो मशीनरी है वो कार बना दी गई और वो कार फाइनली बेच दी गई। तो अगर हम लोहे की कीमत को अलग निकालें, फिर कार की कीमत को हम अलग निकालें, तो इस प्रकार से डबल डबल कीमत हो जाएगी ना, कि हमारे देश में लोहा अलग से जोड़ा जा रहा है, कार अलग से जोड़ी जा रही है, जबकि उसी लोहे को कार में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसी सारी बहुत सारी टेंशन हो जाती हैं। या फिर अगर आप देख सकते हो, उदाहरण सिंपल सा मैं आपको बता दूं, आपने गेहूं खरीदा, ठीक है, गेहूं से आपने बिस्किट बनाया, बिस्किट बेचा, तो आपको तो फायदा 2 ही रुपए का हुआ। लेकिन सरकार यहाँ पर डबल डबल काम भी तो कर सकती है कि गेहूं वाले का अलग रेट अलग जोड़ दे कि हमारे देश में इतना गेहूं बेचा गया है, फिर बिस्किट भी इतने का बेचा गया। भाई डबल पैसा कहाँ गया, कि उन्होंने तो 100 रुपए का गेहूं बेचा था, आपने 120 का बिस्किट बेचा, पैसा कहाँ गया। लेकिन हमें फाइनली ये सोचना है कि जो हमने 100 रुपए का गेहूं खरीदा था, उसी को तो हमने बिस्किट बनाया 115 का, फिर 5 रुपए का प्रॉफिट लेकर के हमने जो है बेच दिया। मतलब हमारे पास में जो चीजें हैं, ये सारा कंफ्यूजन ना ढंग से क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्राथमिक वस्तु। जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं या जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं दोस्तों, इन सबके ना हम रेट नहीं जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, इन सबके हम रेट नहीं जोड़ते हैं जब हम अपने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझ रहे होते हैं। तो हम प्राथमिक और द्वितीयक, या जो प्राथमिक या मध्यवर्ती वस्तुएं जितनी भी होती हैं, मतलब इसके आगे प्राथमिक लगाना जरूरी नहीं है। सिंपली जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, हमारी जो अंतिम उत्पाद होती है, हम उसी का कैलकुलेशन करते हैं कि पूरे देश में वो कितने रुपए की बिकी है। जब हमें ये पता चल जाता है कि वो कितने का बिका है, तब हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो कितनी बड़ी है। अब आप पूछेंगे जीडीपी क्या होती है, तो जीडीपी दोस्तों होती है तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन का योगफल। मतलब इसमें ये और ये तीनों ने मिलकर के कितना कार्य किया, इस चीज को हम सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश की जो जीडीपी होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसके ऊपर कैलकुलेशन करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। अब आप में से मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बोलने वाले हैं कि ये चीज़ तो मेरे को समझ में आई नहीं, थोड़ा डिटेल से इस पर बात कर लेते हैं, तभी आपको जो है समझ में आएगा। अदरवाइज आप भी कहेंगे कि मतलब इधर से समझाया इधर से चला गया, मज़ा नहीं आया। देखो उदाहरण के लिए ना आप ऐसा करो, आप ये अनुमान लगाओ कि कोई कंपनी है, मतलब कोई किसान है दोस्तों, जो 20 रुपए का गेहूं बेच रहा है, 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं बेच रहा है, ठीक है। अब उसने 20 रुपए किलो के हिसाब से किसी कंपनी को गेहूं बेच दिया। अब ये जो गेहूं की कीमत थी वो उसको 20 रुपए किलो मिल गई। अब ध्यान से समझना, उस कंपनी ने उसमें 2 रुपए का तेल, 2 रुपए का चीनी और 2 रुपए का और सब सामान मिला के 26 रुपए का तैयार किया बिस्किट, ठीक है। 26 रुपए का तैयार किया बिस्किट का एक पैकेट और उसको 30 रुपए का बेच दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि सरकार अगर ये देखेगी कि भाई 30 रुपए का बिस्किट इन्होंने बेचा है, 20 रुपए का बिस्किट किसान ने बेचा है, तो टोटल बिक्री कितनी हुई, 50 रुपए की, है ना। तो इस हिसाब से हमारी जीडीपी तो भाई 50 की हो जाएगी। लेकिन फाइनली इस आदमी को कितने रुपए मिले, इस आदमी को जो लागत लगी है 2 रुपए चीनी, 2 रुपए आपका उसके मेवा मिष्ठान, या फिर 2 रुपए तेल में लगा है, फिर 20 रुपए का गेहूं भी तो लगा है, तो सारा कुछ मिला के लागत तो इसकी 26 रुपए हो गई। तो वो 26 रुपए कहाँ से गई, वो इसकी जेब से गई। इसने 30 रुपए बेशक कमाए, लेकिन उसमें से 26 रुपए जो है इसने गंवाए हैं। इस बात को ध्यान रखना जरूरी होता है। और वो 26 रुपए में मान लेते हैं इनका लेबर कॉस्ट, इनका जो और बहुत सारा मजदूर जैसे हो गया, फिर जो संसाधन यूज किए हुए हैं, मतलब बिस्किट बनाने में जो भी लागत लगी है, वो सारी चीज़ों का कॉस्ट जुड़ जाता है, तब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है 30 रुपए का। तो दोस्तों जो हमारी जीडीपी होती है वो इन 30 रुपए पर जोड़ी जाती है। बाकी के पीछे के जितने भी वस्तुएं हैं वो सारी ऑलरेडी उसमें जुड़ चुकी हैं, इसलिए उसको डबल नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनको नहीं जोड़ा जाता है, इन सभी चीजों को कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं। और ये जितनी भी मिडिल जो आपकी उत्पाद होती है, मिडिल प्रोडक्ट या मध्यवर्ती वस्तुएं, इनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉस्ट मिली होती है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसी हिसाब से जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई दोस्तों, उन सबको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कितनी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, कितनी चीज़ें जो हैं उत्पादित की जा रही हैं देश के अंदर। होता क्या है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कितने का बिकता है, उससे कितनी अर्निंग हो रही है, बस इसी चीज़ का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर उसमें जितनी भी पीछे की चीज़ें लगी हुई हैं उन सब के बारे में हम कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि कितने का सामान कौन सा लगाया गया था, कौन सी चीज़ें बनाई गई थी।
आई थिंक आपको थोड़ा समझने में आसानी हो रही होगी, लेकिन अगर आप डीपली चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है आपको टेंशन सी हो जाएगी कि इनका उनका 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 कैलकुलेशन कैसे होता है। तो बस आप अभी के लिए इतना समझ लो कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है उसका ही सरकार जो है कैलकुलेशन करती है, बाकी उसके पीछे जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें छोड़ देती है और उसी से अनुमान लगा लिया जाता है। अब ये अनुमान लगाने का काम कौन करता है ये भी समझ लेते हैं दोस्तों। अनुमान लगाने का काम केंद्र सरकार की मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि काफ़ी कठिन होता है। ये मंत्रालय सभी राज्यों से जो है कुछ कुछ हेल्प लेती है। अभी तो फिलहाल दोस्तों जीएसटी वाला हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी जो जीडीपी वगैरह नापने का जो कार्य है वो बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है कि राज्यों से सभी उत्पादित वस्तुओं के बारे में या सभी जो भी बेचने वाले, खरीदने वाले, बनाने वाले डीलर, सभी लोगों से जो है कांटेक्ट करके एक बड़ा चौड़ा हिसाब किताब बनाने के बाद में फाइनली हमारी जीडीपी जो है वो सामने रखी जाती है। आप ये समझ लीजिए कि जितना बड़ा देश उतना ही जीडीपी को निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आप अभी भी देख रहे हैं तो आप #fullonguide के साथ में दोस्तों मुझे अपनी कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अभी तक कि आपने इसको पूरा देखा या नहीं देखा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। इसका अगला पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूले, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन सारी चीज़ों में सुधार कैसे कैसे किए गए हैं और बहुत सारी बातें जो आपके चैप्टर में आगे देखने को मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।